परमारों का भी दबदबा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने करवाया था मूल निर्माण कार्य तो, और फिर मोकल ने पुनः निर्माण कार्य करवाया। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस मंदिर में एक ही पत्थर पर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा, शिव हो गया हाथ, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको अपन कहें त्रिभुवन, एक ही पत्थर पर तीनों की प्रतिमाएं हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस मंदिर की जो विशेषता है। और ये इंपॉर्टेंट मंदिर है, वैसे कल छूट गया था, सही बात बोल रहे हो आप। वैसे लोकेशन बहुत सारी हैं जो और भी हैं इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में, पर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लोकेशन है ना। पर ये लोकेशन, हाँ ये लोकेशन बहुत अच्छी है, आपने अच्छा सवाल किया है। वैसे मूर्तियों नहीं, विजय स्तंभ में अल्लाह शब्द अंकित है, ये तो अपना हो सकता है। 8वीं मंजिल पे, हाँ। नहीं, ऐसा है, कौन सी मंजिल पर अल्लाह शब्द अंकित है। हाँ हाँ, बताना, 8वीं मंजिल पर है वो, अल्लाह शब्द तीसरी मंजिल पर है, वो 8वीं मंजिल है। सही है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी है, फिर अपन क्या इतिहास में बहुत सारी जानकारी साझा करेंगे ना। हाँ हाँ, नहीं सही बात है। और डिस्कशन क्या है, मैं तो कह रहा हूँ क्लास के बाद में, जैसे मैं खत्म करता हूँ ना, तब भी कर लिया करो आप, तब तक। ठीक है साथियों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ फोर्ट, और कुंभलगढ़ के बारे में बात करेंगे। कुंभलगढ़ कहाँ है, सबसे पहले तो हमें इस पर बात करनी है। तो सबसे पहले तो आज टॉपिक डालते हैं अपन कि हमें पढ़ना क्या है। कुंभलगढ़ दुर्ग। और जब कुंभलगढ़ दुर्ग को पढ़ते हैं तो कौन कौन से सवाल हमारे यहाँ से महत्वपूर्ण बनते हैं, उन सारे सवालों पर भी बात करेंगे। और कुंभलगढ़ कहाँ है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण लोकेशन यहाँ पर है, दर्शनीय स्थलों की बात करें, और क्या विशेष है कुंभलगढ़ में से जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा में आ सकता है। सबसे पहले तो भाई डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो कुंभलगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है हमारा राजसमंद जिले में स्थित है ये। और अगर इसकी बात करें अपन कि कौन सी श्रेणी की बात करें, तो गृह श्रेणी हमें आप रखेंगे, आप वन श्रेणी में रखेंगे, आप एरन श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, बाकी सैन्य और सहाय तो है ही है, वो सॉरी सैन्य और पारिद परकोटा तो मजबूत है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो ये विशेष श्रेणियों की जो बात कर रहे हैं अपन, गिरी वन एरन, तीनों श्रेणियों के अंतर्गत आप इसको रख सकते हैं। एक विशेष बात ये बनती है कि आखिर निर्माण किसने करवाया, तो ये भी हमारे विद्यार्थियों के मन में सवाल बनता ही बनता है। और महाराणा कुंभा की बात हम यहाँ पर रखेंगे। महाराणा कुंभा की पत्नी है कुंभल देवी, और कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य करवाया था। हालांकि ये अब से पहले किसी दुर्ग के अवशेषों पर निर्मित है, अब से पहले भी यहाँ पर क्या रहा है, कोई दुर्ग है लेकिन उसके अवशेष मात्र थे। पूरा का पूरा जो निर्माण कार्य है वो महाराणा कुंभा को ही जाता है इसका श्रेय। और ये जो निर्माण कार्य करवाया, ये इसके शिल्पी जो हैं इसके मंडन की देखरेख में हुआ है। ये मंडन है, शिल्पी है, इसकी देखरेख में इसका निर्माण कार्य हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सवालों की श्रृंखला में, ये तो बात हो ही गई हमारी कुंभलगढ़ को लेकर। जब हम बात करते हैं, कुंभलगढ़ में एक लघु दुर्ग है कटारगढ़, बहुत बार पूछा गया है। कटारगढ़ हम बात कर लिखवाएंगे, एक बार पहले समझ लेते हैं। और कटारगढ़ ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है, इसको कहा जाता है मेवाड़ की आंख। क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख। दूसरा, इस कटारगढ़ के विषय में अबुल फजल का एक वक्तव्य है। कौन है अबुल फजल, पहले तो हम ये मालूम होना चाहिए। अकबर के दरबारी विद्वान है, अकबर के दरबारी नवरत्न है, राजस्थान के ही हैं अबुल फजल। आईने अकबरी लिखते हैं, अकबरनामा। और अबुल फजल ने अपने इसमें कुंभलगढ़ कटारगढ़ को लेकर एक जो बात रखी है, वो कहा है कि यह दुर्ग, यह दुर्ग
इतना बुलंदियों पर स्थित है कि ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। जाती है, ऐसा कहते हैं अबुल फजल। कहने का तात्पर्य काफी ऊंचाई पर स्थित है ये। जैसे हम कुंभलगढ़ के ऊपर देखते हैं, कटारगढ़ की ओर देखते हैं इस प्रकार से, तो फिर हमारी सिर की पगड़ी गिर जाती है। इस प्रकार की बात अबुल फजल कहना चाह रहा है, ऊंचाई पर स्थित होने के कारण। तो यानी कटारगढ़ लघु दुर्ग है। कटारगढ़ को लेकर भी बात करनी है कि कौन कौन से इसमें महल हैं, और कोई विशेष महल, क्या महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ से कोई कनेक्शन है, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं अपन। चलिए साथियों, कटारगढ़ जो दुर्ग है इसमें एक महल है, बादल महल। कौन सा महल? बादल महल। वैसे बादल महल की मैं बात करूं तो राजस्थान में बहुत सारे पैलेस हैं बादल महल के नाम से। जैसलमेर में भी एक बादल महल है, इसके अलावा हमारा डूंगरपुर में भी बादल महल है, ठीक है। लेकिन ये बादल महल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बादल महल में एक कचहरी है, जूना कचहरी। अरे जूना कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप। ये महाराणा अमर सिंह के पुत्र हैं, वो सॉरी महाराणा उदय सिंह के पुत्र हैं, उदय सिंह, प्रताप, अमर सिंह। और 37 से लेकर 72, और 72 से लेकर 97, ये इनका राज्यकाल की बात कर रहा हूं केवल मैं। अब आप सोचेंगे जन्म, जन्म को लेकर अगर बात करें तो जन्म इनका हुआ था साथियों 9 मई 1540। ये प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। राज्यकाल उनका और उनका हमने दोनों का राज्यकाल आपको बताया। और ये बादल महल है, इसी बादल महल की जूना कचेरी में प्रताप पैदा हुए थे जयवंता बाई के गर्भ से। यानी कि इनकी माँ का नाम अगर बात करें, जयवंता बाई। और जयवंता बाई कौन है? ये पाली के सोनगरा है, अखेराज। चौहान, हाँ आखिर सोनगरा का मतलब चौहानों से ही ताल्लुक होता है। जब भी सोनगरा शब्द आ जाता है ना तो आप समझ लीजिए कि चौहानों की बात की जा रही है ना। नाडोल के चौहान है, हमारे जालोर के चौहान है, नाडोल का मतलब पाली। ये सोनगरा चौहान है राजपूतों में। तो यानी कि ये इनकी बेटी है, और इनसे पैदा हुए प्रताप, और इसी महल में। तो बादल महल एक बहुत अच्छी लोकेशन यहाँ पर। अच्छा साथियों, इसके अलावा अगर हम जब बात करते हैं, एक और विशेष बात है, क्या उदय सिंह से कुंभलगढ़ का कोई कनेक्शन है क्या? तो देखिए आपको याद आ रहा होगा पन्नाधाय वाला वृतांत। जब पन्नाधाय की बात आप करते हैं कि जब बनवीर दासी पुत्र विक्रमादित्य की हत्या कर देता है, उदय सिंह को मारना चाहता है, क्योंकि छोटी क्लासों में 5वीं 6वीं 7वीं की सोशल स्टडी में ये कहानियां चलती रहती हैं वहां से। तो वहां से भी हमने बहुत बार पढ़ी होगी पन्नाधाय की कहानी। तो और हमारे स्पेशल कंपटीशन में तो पन्नाधाय का नाम आता ही आता है कि कैसे व्यक्तित्व जो जाना जाता है अपने साहस के लिए, अपने बलिदान के लिए, अपनी स्वामी भक्ति के लिए, अपने धैर्य के लिए। ऐसी ऐसी माँ जिसने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र का कत्ल होते हुए देखा है और जवान से उफ तक नहीं निकली। नहीं तो अगर ऐसा हो सकता है तो जवान से निकलनी तो चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो सीधी सी बात है दूसरे व्यक्ति को पता लग जाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो मतलब उफ तक नहीं निकाली वो महिला पन्नाधाय, जिसका नाम हमेशा अमर रहेगा इतिहास में। तो यानी कि पन्नाधाय का कनेक्शन भी उदय सिंह से है, और कुंभलगढ़ का भी कनेक्शन उदय सिंह से है। यानी जब हम उदय सिंह की बात करते हैं, महाराणा उदय सिंह की बात करते हैं, तो पन्नाधाय ने उदय सिंह को सुरक्षित पहुंचाया था यहाँ पर। और उस समय कुंभलगढ़ के किलेदार हुआ करते थे साथियों आशा देवपुरा। कौन हुआ करते थे? आशा देवपुरा। और तब जाकर यहीं पर उदय सिंह का क्या होता है? राज्याभिषेक। यानी प्रताप का जन्म और उदय सिंह का राज्याभिषेक।
यहां पर हुआ। तो यानी उदय सिंह के राज्याभिषेक से भी ये ताल्लुक रखता है। तो दो विशेष बात तो ये हमने बताई आपको ऐतिहासिक। अब और बात करते हैं हम कुंभलगढ़ को लेकर। कुंभलगढ़ के परकोटे की बात कर लेते हैं। परकोटा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुंभलगढ़ के परकोटे की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है इसके परकोटे की लंबाई। 36 किलोमीटर अपने आप में एक बहुत बड़ा परकोटा होता है। और चौड़ाई की भी बात कर लेते हैं। ये लंबाई की बात की हमने, चौड़ाई की भी बात करते हैं। यानी अगर चौड़ाई की बात करें तो 7 से 8 मीटर चौड़ा है। अलग अलग स्थानों पर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो थोड़ा सा जब हम देखते हैं यहाँ पर एवरेज लंबाई और चौड़ाई को लेकर, तो ये हमारे इतिहासकार कहते हैं कि चौड़ा इतना है कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा कि एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं। कितने घुड़सवार चल सकते हैं? 4 घुड़सवार चल सकते हैं। अब ये भी बहुत बड़ी बात है कि 4 घुड़सवार चल सकते हैं यहाँ पर, तो कितना चौड़ा होगा? तो एवरेज इतना है तो होता ही होता है। और अब जब भी आप जाकर देखेंगे परकोटे की चौड़ाई क्या है, इतनी यहाँ पर चौड़ाई है। अच्छा, इसके अलावा जब कुंभलगढ़ की और बात करें अपन, शिल्पी की बात हो ही गई हमारे यहाँ पे। महाराणा कुंभा ने निर्माण भी करवाया है और महाराणा कुंभा की हत्या भी यहाँ पर की जाती है। हत्या। अच्छा, एक जो दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पर भी है कुंभश्याम मंदिर। हमने चित्तौड़गढ़ में जब बात की आपसे, तो चित्तौड़गढ़ में कुंभश्याम मंदिर हमने पढ़ाया। यहाँ पर भी कुंभश्याम मंदिर की बात करेंगे, जानकारी रहे आपको यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा एक तालाब है यहाँ पर जो पेयजल की आपूर्ति के लिए काम आता है। मामदेव कुंड के नाम से अपन उसको संबोधित कर सकते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। और ये भी मामदेव कुंड की बात करें अपन, क्योंकि कोई भी अगर आवास राजाओं ने महाराजाओं ने बनाया है तो पेयजल अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि पानी पीना और स्नान करने के लिए तो एक मानव संसाधन के लिए आवश्यक है ही। और अगर महल हमने बनाए हैं, दुर्ग हमने बनाए हैं, ऊंचाई पर हमने बनाए हैं, तो पानी का स्रोत बिल्कुल जरूरी होगा। आज भी हम सबसे पहले मकान बनाते हैं ना, तो सबसे पहले पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करते हैं कि भाई पानी का स्टोरेज कैसे होगा। आज भी बनाते हैं। और पहले राजा महाराजाओं ने जब ये आर्किटेक्चर तैयार किया था तो ये पेयजल की स्थिति को पहले देखते थे साथियों। ठीक है, तो मामदेव कुंड ये पेयजल की आपूर्ति करता है यहाँ पर, पेयजल की आपूर्ति। अच्छा, दूसरा जब हम बात करते हैं इस परकोटे को लेकर, तो परकोटे की बात ऐसी आती है कि ये परकोटा अंतरिक्ष से हमें दिखाई देता है। अगर अंतरिक्ष से कोई विषय वस्तु हमें पृथ्वी पर दिखाई देती है तो एक तो दिखा देती है चीन की दीवार, क्या दिखाई देती है? और दूसरा दिखाई देता है हमें कुंभलगढ़ का परकोटा। ये दो ही विषय वस्तु हमें दिखाई देती है अंतरिक्ष से, ऊंचाई पर जाते हैं। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो ये हमारा कुंभलगढ़ है। तो यानी कुंभलगढ़ किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने बनवाया, अपनी पत्नी के नाम पर बनवाया। और अगर हम बात करें, एक बहुत अच्छी बात ये आती है कि कुंभलगढ़ को लेकर कि कौन सी पहाड़ी पर निर्मित है, चलिए उसको लेकर भी बात कर लेते हैं। पहाड़ी कई बार एग्जाम में आता है, पहाड़ी को लेकर पूछ लिया जाता है। जैसे हमने चित्तौड़गढ़ की बात की, मैसा का पठार, तो इसको लेकर अगर चर्चा करें तो ये है जरगा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी साथियों? जरगा की पहाड़ी। वहां पर इस दुर्ग का निर्माण कार्य हुआ है। तो अपन लिखे, नोट करें, तो लिखें आप कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और ब्रैकेट में आप डाल लें राजसमंद, डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। इस दुर्ग का, अच्छा सबसे पहले तो बात करेंगे इस दुर्ग का निर्माण कार्य, इस दुर्ग का निर्माण कार्य महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर करवाया था। कुंभल देवी के नाम पर करवाया था।
यह दुर्ग गिरी वन और एरन श्रेणी के अंतर्गत आता है। गिरी वन और एरन श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस दुर्ग के शिल्पी मंडन थे। इस दुर्ग के शिल्पी मंडन थे। मंडन कुंभा के दरबारी विद्वान है। कुंभा अपने दरबार में विद्वान रखता था, उनमें मंडन है, अत्रि कवि महेश भट्ट, उनकी बेटी रमाबाई, टिल्ला भट्ट, सोम सुंदर, बहुत सारे जैन विद्वान, जैता नापा, पूंजा पेमा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, राघव जी क्या नाम बोलते हैं उसको, कान्य व्यास, ठीक है, जो साहित्य के आचार्य हुआ करते थे, सारंग व्यास संगीत के आचार्य हुआ करते थे। तो कुंभा का दरबार तो बहुत सारे विद्वानों से सुसज्जित हुआ करता था, उनमें से एक विद्वान थे मंडन। अच्छा, मंडन है कौन, ये सवाल हो सकता है बन भी जाए। तो एक गुजराती ब्राह्मण था खेता, क्या नाम है साथियों, खेता ब्राह्मण, उसका बेटा है ये, गुजराती ब्राह्मण है, उसका बेटा है मंडन। चलिए ये बात हो गई। और अब हम बात करते हैं कि कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। तो जरगा की पहाड़ी। तो आप लिखें यह दुर्ग जरगा की पहाड़ी पर स्थित है। जरगा की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक, चलिए अच्छा, अब जो बात करना चाह रहे हैं अगली, कि इस दुर्ग में एक लघु दुर्ग है कटारगढ़, यानी दुर्ग में भी दुर्ग, और इस कटारगढ़ को कहते हैं मेवाड़ की आंख। तो आप लिखेंगे इस दुर्ग में एक लघु दुर्ग कटारगढ़ स्थित है। लघु दुर्ग कटारगढ़ स्थित है। जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और ये जो वक्तव्य है कटारगढ़ वाला, ये वक्तव्य अबुल फजल वाला, ये कटारगढ़ को लेकर है, ना कि कुंभलगढ़ को लेकर। ऑप्शन में आएगा इस प्रकार का, यह वाकया किस दुर्ग से संबंधित है, मान लीजिए ऐसा सवाल आ जाए, और ऑप्शन में कटारगढ़ भी हो, ऑप्शन में कुंभलगढ़ भी हो, चित्तौड़गढ़ हो, भटनेर हो, तो अब देखिए स्थिति इस प्रकार की है कि दोनों ही ऑप्शन में कुंभलगढ़ भी है और कटारगढ़ भी ऑप्शन में। अब विद्यार्थी बड़ा भ्रमित हो जाएगा यहाँ पर, क्या सही करें। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारी प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं जिनके दो उत्तर निकलते हैं और वो हमें अच्छी तरह पता है कि यार ये दोनों ही सही हैं, लेकिन उत्तर तो सही एक ही रहेगा, विकल्प तो एक ही राइट रहेगा ना, दोनों तो राइट नहीं रहेंगे ना। तो सबसे सटीक विकल्प, सबसे सटीक उत्तर इस स्थिति में रहेगा कटारगढ़। अदर कटारगढ़ ऑप्शन में नहीं आता है, केवल कुंभलगढ़ ऑप्शन में आता है, तो फिर सीधी सी बात है, फिर दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हमें कोई देखने की जरूरत नहीं है कि कुंभलगढ़ राइट। पर ऐसी स्थिति में आ जाता है ना, तो कई बार क्या हम कुंभलगढ़ करते हैं, कटारगढ़ का ध्यान नहीं रहता और कुंभलगढ़ कर देते हैं, और फिर सीना ठोक के बोलते हैं कि ये तो राइट है भैया हमारा, लेकिन बाद में पता लगता है कि अरे गलत हो गया। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होगा ऐसा, हम जब देते हैं पेपर हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। एग्जाम सेंटर के अंदर की स्थिति अलग
एग्जाम सेंटर के बाहर गेट की स्थिति अलग और घर की स्थिति अलग, घर पहुंचते तब की स्थिति बिल्कुल ही अलग होती है। देखा, तो वो स्थितियां आपके साथ भी होंगी क्योंकि परीक्षार्थी आप भी हैं, सेम सिचुएशन है, समान वही अनुभव होते हैं सबके साथ में। तो ऐसा इसके लिए क्या है कि गंभीरता का परिचय देना है और आराम से समझकर उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अच्छा इसको भी लिख लेते हैं अपन। अकबर के दरबारी विद्वान, लिखे आप, अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आइन ए अकबरी में इस दुर्ग के विषय में कहा है कि यह दुर्ग इतना बुलंदियों पर स्थित है कि यह दुर्ग इतना बुलंदियों पर स्थित है कि ऊपर की ओर देखने पर ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो ऐसा कहते हैं अबुल फजल। चलिए, तो आप नेक्स्ट लिखेंगे, इस दुर्ग में स्थित बादल महल में इस दुर्ग में स्थित बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, प्रताप को लेकर ज्यादा चर्चा इतिहास में आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रताप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है राजस्थान के इतिहास को लेकर। तो प्रताप की तो सारी चर्चाएं करनी है, लेकिन वो कौन से सब्जेक्ट में, इतिहास में आपको सारी की सारी बातें वहां पर समझाएंगे। चलिए, खैर अब दूसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं कि भाई इसके अलावा महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, बादल महल में, लिख लिया आपने। उदय सिंह का राज्याभिषेक भी हुआ, लिखेंगे आप, इसी दुर्ग में महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। इस समय कुंभलगढ़ के किलेदार इस समय कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा थे। आशा देवपुरा थे। आशा देवपुरा किलेदार थे। अब हम परकोटे को लेकर बात कर लेते हैं। बहुत मजबूत दुर्ग है, तो पारिद श्रेणी में भी आप रखेंगे, और पारिद श्रेणी तो एक ऐसी स्थिति है साथियों कि राजस्थान के सभी दुर्ग पारिद श्रेणी में आते हैं, तो उसमें तो आप ने भी लिखें तो भी हमेशा याद रखें कि जितने भी परकोटे हैं ना, सब मजबूत है राजस्थान के। लेकिन कुंभलगढ़ के परकोटे की एक अलग स्थिति है, चौड़ाई को लेकर अगर बात करते हैं, लंबाई को लेकर बात करते हैं, तो
अगर जो हमारा जालोर का दुर्ग है उसके परकोटे को लेकर एक अलग स्थिति है। वो परकोटा अपने आप में मजबूती के लिए जाना जाता है, जालोर दुर्ग का परकोटा। तो उसके विषय में एक कहावत भी प्रचलित है, राइयों के भाव तो रातों ही बीते। चर्चा करेंगे अपन जालोर पहुंचेंगे तब। ठीक है, तो परकोटा तो लिखेंगे, इस दुर्ग के परकोटे की लंबाई 36 किलोमीटर है। इस दुर्ग के परकोटे की लंबाई 36 किलोमीटर है। जबकि 7 से 8 मीटर चौड़ाई है। इस दुर्ग का परकोटा इतना चौड़ा है कि एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं। एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं। इस कारण इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। इस कारण इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। क्योंकि चीन की महान दीवार के पश्चात, चीन की महान दीवार के पश्चात अंतरिक्ष से कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा दिखाई देता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए यहां पर कुंभिश्याम मंदिर भी है, कुंभा ने इसका निर्माण करवाया है। महाना कुंभा की हत्या होती है इसी दुर्ग में, उदा के द्वारा। उदा कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र हैं। कुंभा के 2 पुत्र थे, एक का नाम उदा, एक का नाम रायमल। और ज्येष्ठ पुत्र उदयकरण, उदा कहें उदय सिंह कहें, उनके द्वारा इसी दुर्ग में कुंभा की क्या कर दी जाती है, हत्या। तो आप लिखेंगे महाना कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र महाना कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर उदा के द्वारा कुंभा की हत्या कर दी गई थी। कुंभा की क्या कर दी गई, हत्या। साथियों, ये उदा है ना, इसको इतिहास में कहा जाता है पितृहंता शासक। तो आप लिख सकते हैं उदा को मेवाड़ के इतिहास में, जिसने अपने बाप को मारा, राजा बना है ये, राजा बना है। आपने पढ़ा नहीं होगा, हो सकता है। उदयकरण उदा 4 साल तक राजा रहा है मेवाड़ का, 1468 से लेकर, क्योंकि पिताजी की मृत्यु हो जाती है 68 में, और 72 तक। 72 से लेकर 1509 तक रायमल, और 1509 से लेकर 1528 सांगा। ठीक है, ये सांगा का राज्यकाल, ये रायमल का राज्यकाल, ये उदा का राज्यकाल। और इससे पहले 1433 से लेकर 1468 कुंभा का राज्यकाल।
तो कहने का मतलब कि ये मेवाड़ का शासक। तो उदा को क्या कहा जाता है मेवाड़ के इतिहास में? पितृहंता शासक कहा जाता है। चलिए ये बात हो जाती है। अच्छा, इस दुर्ग में एक मामदेव कुंड है जो पेयजल की आपूर्ति करता है, लिख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। मामदेव कुंड को लेकर अगर मैं बात करूं, एक दूसरी लोकेशन और बता दूं आपको साथ के साथ जानकारी के लिए, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि मामदेव कुंड हमने पढ़ा है कुंभलगढ़ और ऑप्शन में मामदेव कुंड पूछा जा रहा है और कुंभलगढ़ ऑप्शन में नहीं है, राजसमंद भी ऑप्शन में नहीं है। जहां तक अपन बात करें, मामदेव कुंड स्थित है, मामादेव कुंड स्थित है, मामदेव कुंड कहें मामादेव कुंड कहें, बात एक ही है। तो सिवाना में भी है, सिवाना बाड़मेर में है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार की कई स्थितियां इस प्रकार की आती हैं कि एक ही चीज, एक ही जो विषय वस्तु है ना, दो दो स्थानों पर है अलग अलग, तो फिर दिक्कत आती है। तो आप लिख सकते हैं इस दुर्ग में मामदेव कुंड स्थित है जो पेयजल की आपूर्ति करता है। जो पेयजल की आपूर्ति करता है। मामदेव कुंड जो सिवाना वाला है उसका एक वृतांत है, हालांकि हम सिवाना का जो फोर्ट पढ़ेंगे तब उसकी बात रखेंगे वहां पर, कि वहां पर शीतल देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध होता है 1308, सातल देव चौहान वहां के किलेदार हुआ करते थे, कानर देव चौहान का जालोर पर शासन हुआ करता था, तब की बात बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, सोम और सातल। उस स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने इसी मामदेव कुंड में सिवाना वाले में, ये अलग है, ये हमारा राजसमंद वाला, हमारा कुंभलगढ़ वाला अलग है, गौ रक्त मिला दिया था उस मामदेव में। अब राजपूत गाय के रक्त वाला पानी नहीं पी सकते, और फिर अंदर जो राजपूत हमारे वीर योद्धा थे उन्होंने सोचा कि इस तरह प्यासे मरने से तो अच्छा है कि हम युद्ध भूमि में खोल देते हैं दरवाजा, नहीं तो सिवाना का फोर्ट का गेट ही नहीं खोला था उन्होंने। लेकिन वहां पर स्थिति क्या होती है कि कई बार क्या होता है कि हमारे अपने जो लोग होते हैं वो विश्वासघात करते हैं हमारे साथ में, और फिर बड़ी दिक्कत आती है। तो वहां पर एक विश्वासघाती था भावला सरदार, उन्होंने विश्वासघात किया और परिणाम उसका वो निकला। खैर, उसकी बात की रखेंगे अपन आगे उस बात को। अच्छा, एक और विशेष बात, कुम्सा मंदिर तो अपन पढ़ ही लेता। हाँ, इस दुर्ग में कुम्सा मंदिर स्थित है। जानकारी रहनी चाहिए कि जब भी कुम्सा मंदिर की बात हो, चित्तौड़गढ़ वाला महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर भी कुम्सा मंदिर है, उसका निर्माण भी कुंभा ने करवाया भगवान श्याम जी की स्मृति में, क्योंकि भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को ये बहुत पसंद, वैष्णव मतावलंबी थे कुंभा। कई बार ऐसा हो जाता है कि कहीं पर भी नहीं पढ़ा कि कुंभा कौन से धर्म से संबंध रखता है, कहीं पर भी हमने नहीं पढ़ा, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कुंभा की जब भी बात होगी तो कुंभा वैष्णव मतावलंबी थे। एक होता है शैव मत, एक होता है वैष्णव मत, यानी जो शिव जी की पूजा करें, जो भगवान विष्णु और उसके अवतारों की पूजा करें, वो वैष्णव मतावलंबी। तो कुंभा भगवान विष्णु का मानता था, तभी तो मैंने कल भी कहा था आपसे जब हमने विजय स्तंभ को लेकर बात की कि विष्णु स्तंभ कहा जाता है, विष्णु ध्वज कहा जाता है, सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थित है जैसे अपन एंट्री करते हैं। तो भगवान विष्णु को बहुत पूजते थे कुंभा। चलिए, तो ये बात। अच्छा, एक दूसरी बात और हम बात करें आपसे, इसी कुंभलगढ़ में 12 खंबे की छतरी स्थित है। कितने खंभों की साथियों? अब सवाल बनता है कि आखिर ये छतरी किसकी है? राइट, ये छतरी है उड़ाना राजकुमार। किसकी है? उड़ाना राजकुमार की छतरी है। अब उड़ाना राजकुमार कौन है? पृथ्वीराज सिसोदिया। इन्हीं की पत्नी है ताराबाई, याद आ रहा होगा आपको। अब वो वृतांत पूरा का पूरा, ताराबाई सुल्तान देवड़ा, सॉरी, राव सुल्तान की बेटी है, टोडा टोंक के राजा की। पृथ्वीराज की सिसोदिया की बहन, उसका नाम था आनंदाबाई, और आनंदाबाई का ब्याह हुआ था सिरोही के जगमाल देवड़ा के साथ। और आनंदाबाई नहीं कहें, अपन जगमाल देवड़ा की बात करें कि जगमाल देवड़ा ने इनके भोजन में विष मिला दिया था। परिणाम स्वरूप
पृथ्वीराज सिसोदिया जो इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाने जाते हैं, उड़ना राजकुमार इस वजह से जाने जाते हैं कि बहुत तेज धावक थे, बहुत तेज दौड़ते थे घोड़े के समान, और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी स्मृति में 12 खंबे की छतरी स्थित है। दूसरे अर्थों में अगर पृथ्वीराज सिसोदिया की बात करें तो सीधे अर्थों में मैं बात करता हूं कि ये सांगा के भाई हैं, महाराणा सांगा मेवाड़, उनके भाई हैं ये, और इन्हीं की दासी का बेटा है बनवीर। बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं इतिहास में जब हम बनवीर पढ़ते हैं कि बनवीर कौन है, तो बनवीर इन्हीं की दासी का क्या है, बेटा है। दासी पुत्र बनवीर का नाम आपने पढ़ा होगा, तो ये इनकी दासी का बेटा है, सांगा के भ्राता है। इसके अलावा ताराबाई से विवाह हुआ और अजमेरुगढ़ दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा इन्हीं के नाम पर। बहुत सारी बातें तो लिख सकते हैं। इस दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी स्थित है। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी स्थित है। पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और आपसे, ये तो सारी बातें आपने इतिहास में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बनवीर सांगा सारी बातें, कि कर्नल जेम्स टॉड ने हमारे कुंभलगढ़ को लेकर तुलना की है। कर्नल जेम्स टॉड ने हमारे राजस्थान की बहुत सारी लोकेशन की तुलना की है। उसने प्रताप को भी तुलनात्मक रूप से बताया, लियोनिडास, उसने हल्दी घाटी को भी बताया, थर्मोपल्ली, उसने दिवेर को भी बताया, मैराथन। वो कुंभलगढ़ भी गया ही है कर्नल जेम्स टॉड, ऐसा तो नहीं है कुंभलगढ़ नहीं गया हो, क्योंकि सीधी सी बात है मेवाड़ में बतौर पॉलिटिकल एजेंट आया और यहाँ पर राजनीतिक प्रतिनिधि रहा, तो बिल्कुल हमारे मेवाड़ की सारी लोकेशन भ्रमण की है। हालांकि मेवाड़ की नहीं, उन्होंने तो पूरे राजस्थान की लोकेशन देखी है, और वो तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया हमारी ये सारी की सारी कहानियों को सुनकर, हमारी इस प्रकार की लोकेशन को देखकर कि ऐसा ऐसा ऐसे व्यक्तित्व हैं हमारे राजस्थान के इतिहास में। रानी पद्मिनी का जौहर वाला किस्सा, बनवीर वाला किस्सा, धाईमा पन्ना धाई वाला किस्सा, तो मतलब बहुत बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। तो वो कुंभलगढ़ भी गया और कुंभलगढ़ जब देखा कि यार गजब क्या बात है, उनकी तो इच्छा थी कि यहीं बस जाए, अपन राजस्थान में बस जाए, क्योंकि यहाँ की धरती तो वीर प्रसूता भूमि है, यहाँ तो घर घर में लियोनिडास पैदा हुआ है। कर्नल जेम्स टॉड तो ऐसा प्रभावित हो गया हमारे राजपुताने से, तो इन्होंने हमारे कुंभलगढ़ की तुलना की है एस्ट्रूकन से। किससे की है, एस्ट्रूकन। तो आप लिख सकते हैं कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्ट्रूकन दुर्ग से की है। एस्ट्रूकन दुर्ग से की है। तो ये यूरोप की जो स्थितियां उनसे बातें करता है, उनसे ही तुलना करता है। लियोनिडास यूरोप से ही, आपने पढ़ा, आपने एक मूवी देखी होगी हॉलीवुड की जिसमें लियोनिडास स्पार्टा, क्या अपने यूनान और फारस हैं, हाँ 300, याद आया, राइट। तो उस मूवी में सारी की सारी वो स्थितियों को उन्होंने बताया, उस मूवी में बताया, तो वो ऐसी तुलना करते हैं कर्नल जेम्स टॉड। तो ये हमारा कुंभलगढ़ को लेकर एक जानकारी जो थी वो हमने आपसे साझा की, जितनी भी जानकारी हो सकती थी। अब हम बात करते हैं आपसे, कुंभलगढ़ पढ़ा हमने, चित्तौड़गढ़ हमने पढ़ा, एक छोटा दुर्ग ले लेते हैं। दुर्ग कोई छोटा नहीं है, राजस्थान में सबकी कहानियां हैं लंबी लंबी, लेकिन जहां से जो सवाल मैक्सिमम बनकर आ सकता है, एक बयाना फोर्ट ले लेते हैं अपन। कौन सा दुर्ग, बयाना। बयाना दुर्ग, कभी पढ़ा आपने बयाना के विषय में?
और बयाना से अगर सवाल पूछा कोई जाएगा तो क्या सवाल पूछा जाएगा उसको भी लेकर बात कर लेंगे अपन। अच्छा, एक हाँ, बयाना का युद्ध होता है सांगा बनाम बाबर, खातोली के युद्ध से पहले, ठीक है, बयाना का युद्ध होता है। लेकिन बयाना दुर्ग है, हम युद्ध की बात नहीं कर रहे। बयाना कहाँ है? पहली बात तो ये कि बयाना है भरतपुर में। आज की तारीख में अगर जिला हम देखते हैं तो कौन सा जिला पड़ता है? भरतपुर जिला। नहीं नहीं, अब जस्ट क्या है, लोकेशन अलग आएंगी। अब बयाना तो भरतपुर में रहेगा, डीग एक अलग है, डीग में नदबई आएगा, कुम्हेर आएगा, डीग आएगा, और हो सकता है कोई और कठुमर वाला एरिया अलवर का उसमें डाल दिया जाए। अभी परिसीमन तय नहीं हुआ है, तो अपन उसको बाद में रखेंगे उन सारी बातों को। अभी जस्ट आज की स्थिति में क्या है उसको लेकर बात करें अपन, ठीक है ना। तो ये भरतपुर में स्थित है, और इसके बयाना के बारे में तो एक कहावत प्रचलित है, आम कहावत है। एक कस्बा वैर पड़ता है यहाँ पे, एक कस्बा पड़ता है भुसावर, एक कस्बा पड़ता है बयाना, 3 कस्बे हैं पास पास, वैर भुसावर बयाना, और बाप से ज्यादा बेटा सियाना। मतलब बहुत एक्सीलेंट ये कहावत है। जो बड़े बूढ़े बोलकर गए हैं हमारी कहावतें, वो वाकई में बहुत लंबे अनुभव के बाद कह के गए हैं। बड़ों बुजुर्गों का अनुभव वैसे ही नहीं होता। बुजुर्ग भले पढ़े लिखे नहीं हो, तो उनका एक लाइफ जीने का जो अनुभव होता है ना, 100 साल 70 साल 80 साल उन्होंने जो देखा है, वो बयां करते हैं इन कहावतों के माध्यम से, और वो सटीक बातें निकलती हैं। जैसे कहते हैं कूद के पग तो पालने में दिख जाते हैं, पता लगा लेते हैं बड़े बुजुर्ग सारी चीजें कि भाई हाँ क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो वो वाली बात है। तो बयाना इस प्रकार की सामान्य सी कहावत भी है। अब हम जाते हैं द्वापर युग को लेकर पहुंचते हैं, हम आपसे द्वापर युग की बात कर लेते हैं छोटी सी। आप सोच रहे होंगे द्वापर युग में कैसे चले गए कलयुग से, सीधे कलयुग से डायरेक्ट द्वापर युग में? अभी तो कलयुग चल रहा है ना, कलयुग की बातें आएंगी। आपने पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण का पोता कौन था? अनिरुद्ध। इसका मतलब आप धारावाहिक वगैरह देखते हैं, श्री कृष्ण लीला संबंधित है, टेलीविजन पे धारावाहिक देखते हैं, तभी भगवान श्री कृष्ण के पोते की बातें पता है। नहीं तो ऐसे तो हम कोई गीता जी पढ़ते ही नहीं है, ऐसे तो कोई महाभारत श्रीमद भगवत गीता, तो ऐसे थोड़ी पता लगेगा हमें कि भाई अनिरुद्ध की बात है। तो धारावाहिक से, चलो अच्छी बात है, ज्ञान कहीं से भी मिले लेना चाहिए, ठीक है। तो अनिरुद्ध की बात कर लेते हैं अपन। और अनिरुद्ध की एक प्रेमिका थी। अब ये भी बताएं आप, नाम ध्यान नहीं है कोई बात नहीं, ऊषा। क्या नाम है? ऊषा। ये अनिरुद्ध, अच्छा ऊषा किसकी बेटी थी? ये भी एक सवाल बनता है, ये तो श्री कृष्ण की बात है। ऊषा बाणासुर की बेटी थी। बाणासुर राक्षस था, सुर सुर लग रहा है ना, सुर, बाणासुर, बाणासुर की बेटी थी। तो और ऊषा इसकी बेटी थी, और ये भगवान श्री कृष्ण का पोता था। तो ये दोनों आपस में प्यार करते थे। तो यानी कि ये जो नगरी है बाणासुर की नगरी के नाम से जानी जाती थी द्वापर युग में। इसकी एक लंबी कहानी ये पड़ती है, किसके नाम से? बाणासुर की नगरी। बाणासुर राक्षस का यहाँ पे दबदबा हुआ करता था, और उसकी बेटी है उषा, जिसका मंदिर है यहाँ पर आज भी उषा मंदिर के नाम से। जब भी कभी मंदिर अपन पढ़ेंगे, मंदिर की बात होगी, राजस्थान में उषा मंदिर कहाँ है? बयाना में। उषा मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है, उषा इनका इनका ही मंदिर है। तो शादी भी हुई थी आखिर लास्ट में अनिरुद्ध की उषा के साथ ना। अब बाणासुर नहीं चाहता था कि उषा की शादी अनिरुद्ध से हो, लेकिन श्री कृष्ण तो चाहते थे। अब होगा वही जो राम रच रखा, बाणासुर के चाहने से थोड़ी फर्क पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियां, चलिए एक तो इसको अपन बयाना जो नगर है हमारा, इसको बाणासुर की नगरी के नाम से भी जानेंगे। एक जब भी कभी पढ़ते हैं श्री पंथ के नाम से भी इसका दूसरा नाम है, इसका तीसरा नाम है सोनितपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बाणासुर की नगरी कहें, श्रीपंत कहें, सोनितपुर कहें, ये बयाना के पुराने नाम है। आज की तारीख में भरतपुर में है। अब बयाना की बात करें तो कौन सी श्रेणी में इस दुर्ग को रखेंगे भैया? इसको गिरी श्रेणी में रखेंगे, गिरी दुर्ग के अंतर्गत ही आता है, पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो इंपोर्टेंट हैं कि यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल जिसकी अपन बात करें, एक तो है भीमलाट। ये लाल पत्थर की है, यहाँ पर रेडस्टोन निकलता है, आपको पता है, ये भरतपुर में धौलपुर में।
पहले भी निकलता था, आज थोड़ी है, तो पहले से ही है। बंसी पहाड़पुर भरतपुर में पड़ता है। धौलपुर रेड स्टोन के लिए जाना ही जाता है। तो लाल पत्थर से भीमलाट निर्मित है। एक है लोधी की मीनार, लोधी की मीनार, वो भी यहां पर स्थित है। अच्छा, भीमलाट बनवाया किसने? ये वर्धन साम्राज्य के शासक हुआ करते थे साथियों, विष्णुवर्धन, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो जब भी भीमलाट की बात होगी, लोधी की मीनार की बात होगी, उषा मंदिर की बात होगी, सोनितपुर की बात होगी, श्री पंथ, बाणासुर की नगरी, उषा मंदिर, ये सारे वृतांत कहां से संबंध रखते हैं? बयाना दुर्ग से संबंध रखते हैं। छोटा ही है, जानकारी इतनी आती है। अच्छा, एक दूसरी सवाल, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दुर्ग को लेकर सवाल नहीं आए और किसी और स्थिति को लेकर सवाल आए कि राजस्थान में अगर नील की खेती के अवशेष, एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, नील की खेती अगर राजस्थान में कहीं पर होती थी तो कहां होती थी? बयाना में होती थी। ये भी जानकारी के लिए होना चाहिए आप। ठीक है, तो ये बयाना दुर्ग, तो आप लिखे बयाना दुर्ग, लिखें आप। अच्छा, एक और बात उसको भी मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है कि बयाना जिस चीज के लिए जाना जाता है, जब हमने विजय स्तंभ पढ़ा आप, चित्तौड़गढ़ वाला, अब जब जस्ट एक सवाल आपसे किया जाए कि भारत का पहला विजय स्तंभ बयाना में है, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ भी बयाना में है, भारत का है तो राजस्थान भी उसी में है ना, ठीक है। और ये विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, ये तो अपने आप में सवाल बनता है, बहुत सबसे पहले सवाल ही उठकर ही आता है। ये गुप्त वंश के शासक हुआ करते थे, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त, ये साथियों मैं एक दूसरी बात बता देता हूं आपको, ये समुद्रगुप्त है ना, ये भी भगवान विष्णु का उपासक था, गुप्त वंश का शासक था। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल, गुप्त वंश का स्वर्ण काल, गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, संस्कृति का स्वर्ण काल, ठीक है। क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जिस प्रकार अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न हुआ करते थे। कृष्ण देवराय हमारे दक्षिण के शासक हुआ करते थे, उनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे भारतीय इतिहास में। तो समुद्रगुप्त ये भगवान विष्णु के उपासक थे, वीणा बजाने में निपुण थे, मां सरस्वती का वाद्य। अब जस्ट आप देखिए कि दूसरा विजय स्तंभ किसने बनवाया? कुंभा ने। वो भी किसके उपासक थे? विष्णु के, और वो भी वीणा वादन में निपुण थे, वो भी वीणा वादन में बड़े निपुण थे, महाना कुंभा। और ये भी देखो, दोनों के स्थितियां जब देखते हैं ना, मिलाते हैं, इसका दौर अलग था, इसका दौर था 330 से 4वीं शताब्दी की बात है अपन करें, कुंभा की बात है 14वीं से 15वीं शताब्दी की बात है। देखिए आप, दोनों की स्थितियां देखिए आप, अलग अलग, कितना टाइम है, 1000 सालों का गैप है, 1000 वर्षों का गैप है, ठीक है। विजय स्तंभ इसने बनवाया, विजय स्तंभ इसने भी बनवाया। चलिए, तो ये विजय स्तंभ बनवाया। दक्षिण भारत और उत्तरी भारत में विजयों की स्मृति में, उत्तरापथ और दक्षिणापथ बोलते हैं उसको आप समुद्रगुप्त की लैंग्वेज में, और उनकी विजयों के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या बनवाया था? विजय स्तंभ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखिए आप, बयाना फोर्ट, बयाना दुर्ग, भरतपुर। यह दुर्ग भरतपुर जिले में, यह दुर्ग गिरी श्रेणी के अंतर्गत आता है, गिरी श्रेणी के अंतर्गत आता है। हालांकि दुर्ग तो देखो पुराना है, लेकिन 9वीं-10वीं शताब्दी में विजयपाल सिंह यादव नाम के राजा हुआ करते थे, उन्होंने उन्हीं अवशेषों पर दुर्ग बनाया इसको अच्छी तरह। समुद्रगुप्त तो 3री-4वीं शताब्दी का है, और फिर विजयपाल यादव ने तो 9वीं-10वीं शताब्दी में बनवाया इसको, ठीक है। तो दुर्ग के अवशेषों पर, हाँ, तो आप अब निर्माण को लेकर बात करेंगे तो विजयपाल सिंह यादव की बात करेंगे। इस दुर्ग का निर्माण कार्य विजयपाल सिंह यादव ने करवाया था। विजयपाल सिंह यादव ने करवाया था। इसे सोनितपुर, इसे सोनितपुर श्री पंथो
और बाणासुर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बाणासुर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दर्शनीय स्थल, नंबर 1 लिखेंगे साथियों भीमलाट। भीमलाट यह लाल पत्थर से निर्मित है। यह लाल पत्थर से निर्मित है और इसका निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। वर्धन साम्राज्य के राजा हुए हैं, विष्णुवर्धन ने करवाया था। लोदी की मीनार, नंबर 3 लिखें विजय स्तंभ। विजय स्तंभ में आप लिखेंगे इसका निर्माण कार्य समुद्रगुप्त ने करवाया था। जो भारतीय इतिहास का पहला विजय स्तंभ है। जो भारतीय इतिहास का पहला विजय स्तंभ है। ऊषा मंदिर, नंबर 4 ऊषा मंदिर। तो ऊषा कौन है वो मैंने बता दिया, उसके लिए यहीं पर मंदिर बना हुआ है और नीलम पत्थर की प्रतिमा है ऊषा की। अब नीलम पत्थर है तो सीधी सी बात है महंगा तो है ही, तो मंदिर में हमेशा सुरक्षा रहती है, क्योंकि मूर्तियों को भी नहीं छोड़ रहे आजकल, तो लोग भगवान को नहीं छोड़ रहे तो ले जाते हैं, तो वहां पर सिक्योरिटी रहती है हमेशा। एक टांग पर खड़ी हुई नीलम पत्थर की उषा की प्रतिमा है, आप ये कह सकते हैं उसमें। तो ये है साथियों हमारा बयाना, और बयाना को लेकर एक सामान्य जानकारी। हाँ, ये नील की खेती हमारे दुर्ग से कोई मतलब नहीं रखती है, बयाना लोकेशन से मतलब रखती है। तो जानकारी रहे आपको कि बयाना राजस्थान में नील की खेती के लिए जाना जाता है, तो आप नोट डालकर नीचे लिख सकते हैं। दुर्ग की एक अलग बात है, बयाना लोकेशन की एक अलग बात है कि बयाना राजस्थान में नील की खेती के लिए जाना जाता था। तो ये है हमारा बयाना दुर्ग। ठीक है साथियों, धन्यवाद। समितेश्वर मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। आप ये चित्तौड़गढ़ में जगह जहाँ पर भी आपकी दक्षिण ऊपर नीचे जाए है, आप देखो समितेश्वर मंदिर एक लोकेशन और। समितेश्वर मंदिर, इसे त्रिभुवन शिव नारायण मंदिर भी कहा जाता है। इसे त्रिभुवन शिव नारायण मंदिर भी कहा जाता है। इसका मूल निर्माण कार्य परमार वंश के साथ, इसका मूल निर्माण कार्य परमार वंश के साथ राजा भोज ने करवाया।
लेकिन पुनर्निर्माण कार्य महाराणा मोगल ने करवाया। पुनर्निर्माण कार्य महाराणा मोगल ने करवाया। मुगल ने करवाया है तो एक सवाल से मुगल मंदिर मुगल मंदिर कहें, त्रिभुवन सिंह नारायण मंदिर कहें, समेतरेश्वर मंदिर कहें, एक ही बात। ठीक है,